हेलो एंड वेलकम टू एके स्टडी हब। आज हम लोग देखने वाले हैं 2 सितंबर का द हिंदू। ओके, इसके पहले हम लोग देखते हैं आज का कोट फॉर द डे। कोट फॉर द डे है ऑस्कर वाइल्ड का। ओके ना, ऑस्कर वाइल्ड एक बहुत ही फेमस ऑथर थे, ठीक है, और उन्होंने ये बहुत ही खूबसूरत कोट लिखा है। इसे समझिए आप, व्हाट फायर डज नॉट डिस्ट्रॉय इट हार्डन्स। ठीक है, What fire does not destroy it hardens। इसका मतलब क्या होता है कि आग जिस चीज को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, आग जिस चीज को तबाह नहीं कर सकती, उसे और मजबूत बना देती है। ठीक है, तो आपके जो एसेज आते हैं, ठीक है, ये जो मैं कोट्स देता हूँ, मैं एसेज को सामने रख के देता हूँ कि आप लेट्स से कोई भी आपके सामने ऐसे आए तो आपके पास एक कोट रेडी होना चाहिए। तो हर दिन आपके लिए एक अच्छा सा कोट लेके आते हैं। तो ये जो है ऐसे किस ऐसे के लिए ये कोट काम में आएगा, ये आपको समझना है। ठीक है, ऐसे एसेज जहाँ पे आपको गवर्नमेंट पॉलिसीज को डिफाइन करना है। ठीक है, या आपको लेट्स से इंडिया के सिक्योरिटी चैलेंजेस के ऊपर एक कोई ऐसे आ रहा है, राइट, कि ऐसे चैलेंजेस इंडिया में आज भी सिक्योरिटी रिलेटेड जो फुलफिल नहीं हो पा रहे, ठीक है, वो कंप्लीट नहीं हो पा रहे या उसको सॉल्व नहीं किया जा रहा है, राइट। तो ऐसे प्रॉब्लम्स इंडिया को क्या कर रहे हैं, इफ दे आर नॉट डिस्ट्रॉइंग इंडिया, इट इज मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर। ठीक है, ये सारी चीजें आपको ये कोट्स को अपने सेंस में आपको यूज करना सीखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कोट मैंने आपके लिए आज लाया ऑस्कर वाइल्ड का, एंड प्लीज रिमेंबर हिज नेम, और इसका ये कोट आपने ऐसे में जरूर यूज करिए। विद दैट विल मूव टू आवर नेक्स्ट सेक्शन, दैट इज डेली डोज ऑफ वोकैब। ओके, तो पहला वर्ड हम लोग देखने वाले हैं स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन करना मतलब स्ट्रेस करना, ठीक है, जोर देना। ठीक है, डोंट स्ट्रेन योर माइंड, डोंट स्ट्रेस योर माइंड, दीज आर द वर्ड्स। इसका सिनोनिम होगा टेंशन या एंजाइटी। ओके, सिमिलरली वी हैव टेल टेल। ठीक है, टेल टेल समझिए, इसे टेल मतलब स्टोरी होता है, टेल मतलब बोलना होता है। ठीक है, तो रिवीलिंग या रिविलेटरी या सजेस्टिव। ठीक है, टेल मतलब होता है कि जो आपको सच्चाई दिखा दे, रिवील कर दे कोई ना कोई एक फैक्ट आपके सामने, उसको पेश कर दे, उसे हम लोग कहते हैं टेल। ओके, नेक्स्ट देखिए एक्स्ट्राडाइट। ओके, किसी को एक्स्ट्राडाइट करना मतलब डिपोर्ट करना, मतलब एक जगह से दूसरी जगह पे भेज देना। ओके, उसको जबरदस्ती फोर्सफुली उसको एक जगह से दूसरी जगह भेजा जा रहा है, उसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्राडाइट करना। लाइक जैसे एयरपोर्ट से बहुत सारे लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, एक कंट्री से लोगों को एक्स्ट्राडाइट किया जाता है, मतलब ही डिपोर्ट किया जाता है। डिपोर्ट करना मतलब भेज देना, ठीक है, या हैंड ओवर किया जाता है। ठीक है, जैसे क्रिमिनल्स को हैंड ओवर किया जाता है, ठीक है, या रिपैट्रिएट किया जाता है। ओके, सिमिलरली वी हैव स्क्वॉश। स्क्वॉश मतलब क्या होता है, सप्रेस करना। स्क्वॉश मतलब दबाना, ठीक है, सप्रेस करना, स्क्वॉश। ओके, या फिर पुट एन एंड टू। ओके, द ब्रिटिश स्क्वॉश द थग्स ऑफ इंडिया। ठीक है, जो ब्रिटिश लोग थे, जो इंडिया में थग्स होते थे, उनको उन्होंने स्क्वॉश कर लिया, मतलब सप्रेस कर दिया। ओके, द जुडिशरी स्क्वॉश्ड इट्स प्रीवियस ऑर्डर। द जज स्क्वॉश्ड इट्स हिज प्रीवियस ऑर्डर। स्क्वॉश करना मतलब उसको सप्रेस करना, तोड़ देना या खत्म करना, एंड कर देना या फिनिश करना। ओके, सिमिलरली वी हैव वाइस। वाइस का मतलब देखो VIC, ये वाइस का मतलब क्या होता है, इमोरालिटी। ठीक है, जिसमें मॉरल्स नहीं है, या फिर हम लोग बोल सकते हैं रॉन्ग डूइंग, गलत काम करना, या विकेडनेस। ओके, ये वाइस, VICE वाला वाइस। ओके, WIC नहीं, VICE वाला। ट्रिगर देखेंगे हम लोग। ट्रिगर का मतलब क्या होता है, एक्टिवेट करना। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि किसी भी चीज को ट्रिगर कैसे हो सकता है, द बॉम्ब वॉज ट्रिगर्ड बाय अ सेल फोन। ठीक है, द बॉम्ब वॉज एक्टिवेटेड बाय अ सेल फोन, द बॉम्ब वॉज सेट ऑफ बाय अ सेल फोन। ठीक है, ओके, या फिर ट्रिप करना भी बोल सकते हैं, ट्रिगर करना मतलब ट्रिप करना। ठीक है, या फिर किसी को हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं कि अ पर्सन वॉज ट्रिगर्ड। ठीक है, द मैन वॉज ट्रिगर्ड बिकॉज ऑफ द एक्शंस, बिकॉज ऑफ हिज एक्शंस। ओके, तो ऐसे हम लोग इवन फॉर ह्यूमंस वी कैन यूज द वर्ड ट्रिगर्ड। विविड। ओके, विविड मतलब होता है ग्राफिक या इकोकेटिव, ओके, या रियलिस्टिक। ओके, ग्राफिक बोल सकते हैं हम लोग कि जिसको हम लोग जैसे मूवी की तरह, ठीक है, जिसको हम लोग देख सकते हो, इस तरीके से एक्सप्लेन किया जा रहा है कि वो बहुत ज्यादा ग्राफिक इन नेचर है। ठीक है, उसको देख के ऐसा फील हो रहा है कि यू आर लिटरली वॉचिंग दैट थिंग। ओके, तो उसे हम लोग बोलते हैं विविड। ओके, अलिज्ड। अलिज्ड का मतलब होता है सपोज्ड, ठीक है, या सो कॉल्ड या क्लेम्ड। एलिगेशन लगाया जाता है। देखो किसी आदमी पे, जैसे हम लोग बोलते हैं कि अरे हम मेरे पे एलिगेशन लगाया गया है, जैसे कोई बोल दे कि अरे सो एंड सो आदमी ने चोरी किया है, तो वो सो एंड सो आदमी क्या बोलेगा कि मेरे पे ये एलिगेशन लगाया जा रहा है। एलिगेशन मतलब ये क्लेम है, ठीक है, सो कॉल्ड, ये बोला जा रहा है, ऐसा हुआ नहीं, इट इज जस्ट सेड और इट इज अ क्लेम, उसके पीछे फैक्ट नहीं है। ओके, इसको बोलते हैं हम लोग अलेज्ड। नेक्स्ट होता है कॉम्बैट। कॉम्बैट मतलब होता है बैटल या एक्शन या कॉन्फ्लिक्ट। ओके, कॉम्बैट मतलब कॉम्बैट फोर्सेस जो बोलते हैं ना, तो वॉर करने के लिए, बैटल करने के लिए हमेशा रेडी होते हैं, उनको कॉम्बैट बोला जाता है, राइट।
विद दैट विल गो टू और ईडियम्स एंड फ्रेजेस सेक्शन। ठीक है, तो पहला है मैन ऑफ वर्ड्स। किसे हम लोग मैन ऑफ वर्ड्स कहेंगे? एक ऐसा आदमी जो अपने शब्दों का पक्का है, ट्रू टू वंस वर्ड। ओके, उसने जो बोल दिया तो वो पूरी तरीके से करेगा। क्लोज शेव, क्लोज से मतलब टू एस्केप बाय लिटिल मार्जिन, बहुत कम इससे आप बच गए। ठीक है, जैसे आप गाड़ी चला रहे हो और सामने से ट्रक आया और बच गए, ऐसे एक्सीडेंट होने वाला तो आप बच गए, यू विल से इट वाज अ क्लोज शेव, इट वाज अ क्लोज शेव। ओके, सिमिलरली नेक्स्ट देखेंगे हम लोग पार्ट एंड पार्सल। पार्ट एंड पार्सल क्या होता है? इनसेपरेबल पार्ट। ठीक है, वो एक ही है, उसी के साथ जुड़ा हुआ है। पार्ट एंड पार्सल मतलब वो चीज उसी के साथ जुड़ी है। लाइक पाकिस्तान एंड टेररिज्म आर पार्ट एंड पार्सल ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए, कभी निकल ही नहीं सकते। राइट, रीड बिटवीन द लाइन्स। रीड बिटवीन द लाइन्स मतलब क्या होता है? टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। लेट्स से आप एक बुक पढ़ रहे हो, ठीक है, और या फिर कोई आपसे एक आदमी बात कर रहा है, राइट, और वो बोल कुछ रहा है, बट यू कैन सी कि यार वो जो बोलने की कोशिश कर रहा है ना, उसमें दो मतलब निकल रहे हैं या इसके अंदर और भी छुपे हुए मतलब है, तो इसे कहा जाता है रीड बिटवीन द लाइन्स। मतलब टू अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कि ये बोलने का मतलब क्या होता है। राइट, हिडन मीनिंग समझना। ओके, नेक्स्ट देखो रेड टेपिज्म। ओके, रेड टेपिज्म क्या होता है? स्ट्रिक्ट अडरेंस टू एक्सेसिव पेपर वर्क। बहुत ज़्यादा पेपर वर्क और जो हम लोग बोलते हैं ना, जो फॉर्मेलिटी के लिए काम रहते हैं, उस पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, जैसे एक फाइल है और वो फाइल पे फॉर्मेलिटी के लिए नाम भरा जा रहा है, डेट ऑफ बर्थ भरा जाता है, ठीक है, और बहुत सारा ज़बरदस्ती का पेपर वर्क किया जाता है जिसकी ज़रूरत भी नहीं होती, और उसकी वजह से पूरा प्रोसेस स्लो हो जाता है। ज़्यादा पेपर वर्क, बिना काम का पेपर वर्क क्या करते हैं, जैसे गवर्नमेंट ऑफिस में होता है, फालतू का एक फाइल एक दूसरे टेबल पर जा रही है, फिर उसको साइन करके तीसरा आदमी आ रहा हो, लंबा प्रोसेस खींचता है। तो ये जो होता है इसे हम लोग कहते हैं रेड टेपिज्म। ओके, अभी हम लोग जाएंगे हमारे एनालिसिस पे। ओके, तो क्विकली आप इसे रीड करिए और मैं इसके लिए आपके लिए टाइमर सेट कर लेता हूँ। ओके, एक छोटा सा टाइमर आएगा आपके लिए, आगे यहाँ पे आपको टाइमर दिखेगा और मैं 30 सेकेंड्स के लिए टाइमर सेट करूँगा। ओके, तो आई होप आप 30 सेकेंड्स में, 30 सेकेंड्स ज़्यादा हो जाएगा, 20 सेकेंड्स में आप लोग इसे पढ़ लेना क्विकली। ओके, मुझे नहीं लगता आपने कंप्लीट किया होगा, और 10 सेकंड्स दे दूंगा मैं। यस, ओके, तो आओ क्विकली हम इसे पढ़ते हैं। क्या लिखा है? बिफोर इंडियन इंडिपेंडेंस नेशनलिज्म वाज रिगार्डेड विद सस्पिशन। ठीक है, भारत के स्वतंत्र होने के पहले नेशनलिज्म जो था उसे शक की नजर से देखा जाता था। रविंद्रनाथ टैगोर हैड कंसिडर्ड इट अ मलीन आइडियोलॉजी। रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या कहा था कि जो नेशनलिज्म है ये थोड़ी सी खराब है, थोड़ा सा धोखादायक आइडियोलॉजी है। मेकिंग अ सटल डिस्टिंक्शन बिटवीन द नेशन ऑफ वेस्ट which he critiqued as a mechanical and soulless, and the spirit of the West representing enlightenment values of internationalism and universalism. Okay, तो उन्होंने क्या कहा था कि जो वेस्ट का नेशनलिज्म है, ठीक है, उसको उन्होंने क्रिटिक किया था और उसे कहा था कि ये बहुत ज़्यादा मैकेनिकल और सोललेस है। ठीक है, बहुत ज़्यादा मैकेनिकल और सोललेस है। ठीक है, और उसमें लैक ऑफ यूनिवर्सलिज्म उसे मिलता है। आगे हम लोग देखते हैं देयर वर अल्टरनेटिव स्ट्रैंड्स ऑफ थिंकिंग। ठीक है, और भी अलग अलग सोच थे नेशनलिज्म को लेके। ठीक है, अल्टरनेटिव स्ट्रैंड्स, जैसे विनायक दामोदर सावरकर, ठीक है, कॉन्ट्रास्टेड हिज espousal of हिंदुइज्म, हिंदुत्व नेशनलिज्म विद बुद्धास यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं सावरकर का जो नेशनलिज्म था वो अलग था। ठीक है, कॉन्ट्रास्ट था, उसके अपोजिट था। किसके अपोजिट था? बुद्धा के यूनिवर्सलिज्म से। ठीक है, सावरकर का जो नेशनलिज्म था इट वाज हिंदुत्व नेशनलिज्म, व्हेयरएज बुद्धास इट वाज मोर लाइक यूनिवर्सलिज्म। ठीक है, वो पूरे जग को एक मानते थे। ठीक है, द लैटर्स नॉन वायलेंस बीइंग रिगार्डेड बाय हिम एज अ वीकनिंग इंडियन पेट्रियोटिज्म सिंस बुद्धिज्म हैड इट्स सेंटर ऑफ ग्रेविटी नोवेयर। ठीक है, तो फॉर सावरकर ही सेड दैट बुद्धिज्म जो था
ठीक है, उसमें जो नॉन वायलेंस था ना वो इंडिया के नेशनलिज्म को वीकन कर रहा था, ठीक है, दैट वाज अ प्रॉब्लम फॉर हिम। नेक्स्ट देखते हैं, बट देन वी हैव देन अनदर पर्सन, हिज नेम इज जवाहरलाल नेहरू, आवर फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, सॉ मेरिट इन नेशनलिज्म। उन्होंने नेशनलिज्म में कुछ मेरिट देखा एज द फोकस ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। ओके, तो इंडिपेंडेंस मूवमेंट को सामने रखते हुए उन्होंने नेशनलिज्म में मेरिट देखा। इन 1950 ही असर्टेड दैट द स्ट्रॉन्गेस्ट अर्ज इन एशिया इज द एंटी कॉलोनियल अर्ज एंड द पॉजिटिव साइड ऑफ इट इज नेशनलिज्म। उन्होंने कहा 1950 में कि एशिया में अगर सबसे ज्यादा किसी की अर्ज है, किसी की चाह है, तो वो है एंटी कॉलोनियलिज्म की। ओके, और उसमें से जो चीज निकली और उसके जो पॉजिटिव साइड है वो नेशनलिज्म है, ठीक है, दिस इज व्हाट ही सेड। And in nationalism has been and is a very good thing. It has been a great liberating force in certain stages of the country's history. और 1953 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि नेशनलिज्म जो है वो बहुत बड़ा लिबरेटिंग फोर्स है, ठीक है, इट इज अ लिबरेटिंग फोर्स, ठीक है, वो लोगों को लिबरेट करता है, आज़ादी की तरफ लेके जाता है। और बहुत सारे स्टेजेस में, ठीक है, यहाँ पे देखो सर्टेन स्टेजेस ऑफ द कंट्रीज हिस्ट्री उसने फ्रूटफुल भी रहा, उसने मदद भी की। येट ही फियर्ड दैट एक्सट्रीम नेशनलिज्म अमंग कॉलोनाइज्ड पीपल could degenerate into fascism and expansionism, ठीक है, और उनको ये भी डर था कि देखो जवाहरलाल नेहरू ने एज पर दिस पैसेज उन्होंने ना एक्सट्रीम स्टैंड लिया लाइक सावरकर और बुद्धा, ठीक है, उन्होंने बीच में का स्टैंड लेने की कोशिश किया कि भाई जो नेशनलिज्म है वो एक हद तक अच्छा भी है बट उससे थोड़े प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं, जैसे वो फैसिज्म या हमने यहाँ पे वर्ड देखा है एक्सपांशनिज्म की तरफ भी बढ़ सकता है। विद दैट विल गो टू आवर लास्ट पैराग्राफ। ओके, क्विकली मैं आपके लिए टाइमर सेट करूंगा, इसके लिए मुझे लगता है कि 20 सेकेंड्स बोल रहा था, इट इज इनफ, ठीक है, इसके लिए 20 सेकेंड्स इनफ हो गए, तो या फिर मैं 25 कर दूंगा आपके लिए। ओके, लेट्स डू इट फॉर 25 सेकेंड्स और क्विकली हम इसे प्ले करेंगे। ओके, दिस वाज सफिशिएंट टाइम। अभी क्विकली हम इसे रीड करेंगे। विद स्कूल्स ओपनिंग अक्रॉस इंडिया विल वी ऑब्जर्व एन इंक्रीज इन द केसेस स्कूल चिल्ड्रन, ठीक है, तो अगर स्कूल्स हर इंडिया में खुल रहे हैं हर जगह पे, तो क्या अपन लोग इंक्रीज देखेंगे किसका? ऑब्वियसली कोविड-19 की बात की जा रही है बच्चों के बीच। Could this lead to another peak in overall case as children bring infections back home? ठीक है, इससे क्या टोटल ओवरऑल केसेस बढ़ सकते हैं because children they bring infection back home. We address these questions using a mathematical model. तो इन लोगों ने क्या किया, एक मैथमेटिकल मॉडल यूज करके इसको एड्रेस करने की कोशिश किया। प्रेजेंटिंग आवर फाइंडिंग्स, द मीटिंग वाज इन कैमरा टू एन एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन दिस वीक, ठीक है, तो ये मीटिंग जो थी ना, ठीक है, और इन्होंने किसके सामने, इन कैमरा मतलब ऑनलाइन, उन्होंने किसको दिखाई, वर्ल्ड हेल्थ ग्रुप के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के लोगों को ये दिखाई, ठीक है, जो इन्होंने एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया था ये स्कूल के क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए। हाउ डिड आवर मॉडल एड्रेस दिस क्वेश्चन? आवर मॉडल डिस्क्राइब स्कूल्स embedded with communities that comprise families of different size. If schools are open, children move between their homes and schools. ठीक है, तो इन्होंने schools को ना छोटे छोटे families में डिवाइड कर दिया। ओके, और जैसे स्कूल शुरू हो गए तो ये इन दोनों के बीच में ट्रैवल करेंगे बच्चे, राइट, दैट इज व्हाट इज रिटन। चिल्ड्रन stay at home if schools are closed. Adults go to work at assigned workplaces or stay at home. ठीक है, और the distribution of ages in the community is based on age structure of the population in a typical mid-sized Indian city. ठीक है, तो उन्होंने एक तरीके का स्कूल का एक मैथमेटिकल मॉडल बनाया जिसमें फैमिलीज और अडल्ट्स को भी इंक्लूड किया गया था, और फिर उन्होंने देखने की कोशिश किया कि अगर स्कूल्स खुलते तो क्या प्रॉब्लम होगा और उससे क्या इश्यूज हो सकते हैं। ओके, तो ये छोटा सा पैराग्राफ था, इसमें आपको छोटे क्वेश्चंस मिलेंगे। ओके, तो दिस इज व्हाट वी हैड फॉर टुडे। हम लोग दोबारा कल मिलेंगे। टिल दैट टेक केयर एंड थैंक यू।